वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द मामलतदार कोर्ट एक्ट्स 1906 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 18 कंप्लीट करेंगे। दिस इज माई सेल्फ एडवोकेट कुशल चौहान फ्रॉम सेक्शन 7 टू सेक्शन 18। सेक्शन 7 कहता है सूट कमेंस्ड बाय प्लेंट, यानी सूट की शुरुआत होगी प्लेंट के साथ। ठीक है, तो कंटेंट्स क्या होंगे प्लेंट के? ऑल सूट शैल बी कमेंस्ड बाय अ प्लेंट presented to the मामलतदार in an open court and following should be the particulars: name, age, religion, caste, profession, place of abode यानी कि वो यूजुअली जहाँ पर रहता है रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, सेम सारी चीज़ें ऑफ द डिफेंडेंट, नेचर एंड सिचुएशन ऑफ द इम्पीडिमेंट इरेक्टेड यानी जो रुकावट पैदा की हुई है और उसे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है और किस तरह से तुम्हें रिलीफ चाहिए। और अगर मामला प्रॉपर्टी के पोजीशन का है तो किस तरह से तुम्हें इंजंक्शन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंजंक्शन, ठीक है, आपको रिलीफ चाहिए किस तरह से। डेट, कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ था, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि विद इन 6 मंथ्स आप फाइल कर सकते हो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, उसके आगे नहीं है, लिमिटेशन ने बैन कर दिया हुआ है। देन द सर्कमस्टांसेस आउट ऑफ विच द कॉज ऑफ एक्शन हैज़ अरोज, ऐसा क्या हुआ है जिससे सामने वाले ने वो एक्शन ली हुई है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो किया होगा, ठीक है, एक तरफा हुआ है या दोनों तरफा हुआ है। अ लिस्ट ऑफ प्लेंटिव्स डॉक्यूमेंट, ये सारे जो आपके मैटर है उसके सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स है, विटनेसेस है, एविडेंस है, वो भी प्लेंट के साथ में ही आपने देना है। और अगर कोई विटनेस अगर आपके साथ नहीं है, किसी को समन भेजना है, तो वो भी आपने उस तरह से उसमें ऐड करना है। अगर आप लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हो विटनेस को तो कोई बात नहीं, समन के थ्रू करना है तो भी उससे वहाँ पर मेंशन करना होगा। आप जो भी प्लेंट दोगे वो कोई पोस्ट के द्वारा नहीं दोगे या ड्रॉप बॉक्स में ऐड नहीं करोगे, आपको बाय हैंड खुद से ही जाकर या अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा उसी के थ्रू ही आपको प्लेंट दाखिल करना है। यहाँ पर सिंपल 2 रीज़न दिए हुए जिस वजह से आप लोग प्लेंट फाइल करोगे। व्हाट वाज द रीज़न, कॉज क्या था? द ब्रीच ऑफ ड्यूटी ओइंग बाय वन पर्सन टू अनदर, किसी की ड्यूटी बनती है वो अगर उसने परफॉर्म नहीं की या किसी ने कोई काम किया जिससे डैमेज हुआ है, तो ये रीज़न से आप लोग सूट फाइल कर सकते हो प्लेंट के थ्रू। सेक्शन 8 कहता है इनफॉर्मल पिटिशंस टू बी ट्रीटेड एज प्लेंट, यानी कि अगर कोई फार्मर है जिससे कोई डिटेल फॉर्मेलिटीज़ नहीं पता बट वो एक सिंपल पेज पे लिख लेता है लाइक अ लेटर एंड ऑल, ठीक है, नॉट लाइक अ प्लेंट बट एक अपना जो भी उसका कंप्लेंट है वो लिख के दे देता है, तो वेर अ पिटिशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्लेंट बट द सब्जेक्ट मैटर फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 5। हमने सेक्शन 5 पढ़ा था कि क्या क्या रिलीफ मिलती है मामलतदार कोर्ट के पास, उस स्कोप में अगर उसकी कंप्लेंट बैठती है तो वो मामलतदार को वैसे बताएगा। मामलतदार उस पर कहेंगे कि देखो आपका ये जो भी मैटर है उस पर मैं रिलीफ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आप चाहे तो। सी द नेचर ऑफ रिलीफ अफोर्डेड एंड शैल इंक्वायर वेदर द पिटिशनर डिजायर्स टू ऑब्टेन रिलीफ, अगर उसे चाहे तो प्रॉपर रिलीफ उसे प्रोवाइड कर सकता है। अगर उसने एक्सप्रेशन दे दिया यस सर आप मुझे रिलीफ है वो मुझे प्रोवाइड कीजिए, तो वो जो भी कह रहा है वो जिस तरह से उसने पिटीशन दिया है उसी को वो प्लेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 7 जो हमने प्लेंट पढ़ा हुआ है। अभी हमने देखा कि इनफॉर्मल अगर पिटीशन है तो भी उसे प्लेंट कहेंगे, या सेक्शन 7 के अंडर प्लेंट भी प्रोवाइड की जा सकती है, बट सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिफ ऑन ओथ, जो भी वो कह रहा है उसका उसे ओथ देना होगा, ठीक है। वे द प्लेंटिफ डज नॉट कंटेन द पर्टिकुलर्स, वो उस तरह के पर्टिकुलर्स नहीं दे पा रहा है जैसे हमने देखा सेक्शन 7 में, ठीक है, या अननेसेसरी प्रोलेक्स है यानी टीडीएस है, बहुत क्या लिखा हुआ है मामलतदार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिटीशन में, ओके, ऐसे हो सकता है। दे आर नॉट द एक्सपर्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही आप लोग प्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। सिंगल जो फार्मर है खुद से भी जाके दे सकता है, तो इट डजेंट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो पूरे लीगल फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से ही दे। तो यहाँ पर एक उन्होंने रिलीफ दी हुई है कि अगर मामलतदार को ऐसा लगता है कि भाई प्लेंट के पर्टिकुलर्स ठीक से नहीं लिखे हुए या अननेसेसरी चीज़ ही है, बहुत लेंदी लिख दिया है, तो मामलतदार शाल फोर्थ विथ एग्जामाइन द प्लेंटिफ अपॉन द ओथ एंड असर्टेन द पर्टिकुलर स्पेसिफाइड, जो भी लिखा हुआ है उसकी बात वही के वही वो लिख लेगा, ठीक है, जो विच आर नॉट क्लियरली एंड करेक्टली स्टेटेड इन द प्लेंट,
ओके, एंड शैल रिड्यूस द एग्जामिनेशन ऑन राइटिंग। वो खुद, वो जो भी प्लेंट दे रहा है उसके उसके पीछे खुद से ही मामलतदार लिख लेगा कि क्या क्या पॉइंट्स थे शॉर्ट में, और वो उस प्लेंट के साथ ऐड किया जाएगा, और उस कागज़ को भी जो प्लेंट मामलतदार लिखेगा उसे भी डीम टू बी पार्ट ऑफ प्लेंट माना जाएगा। और अगर कोई पर्टिकुलर्स अभी फ़िलहाल प्लेंटिफ के पास नहीं है तो मामलतदार उसे वैसे टाइम देंगे, ठीक है, कि जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आप लोग गैदर कीजिए और फिर मेरे पास आइए, फिर हम लोग उसे प्लेंट बनाते हैं, या प्लेंट आपने जो भी प्लेंट दिया हुआ है उसमें हम लोग पर्टिकुलर्स ऐड करते हैं। और एडिशन के बाद उसकी ओथ ली जाएगी, ठीक है, कि भाई ये ट्रू है, जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी तुम कह रहे हो ये सारी बातें ट्रू है, ये ओथ लिया जाएगा बाय द प्लेंटिफ। सी सेक्शन 10 में plaint to be subscribed and verified when the plaint is presented being treated in the manner specified under 9 के हिसाब से अगर प्लेंट दी जाती है, यानी 7 के हिसाब से प्रॉपर दिया तो ठीक, अदरवाइज 8 और 9 के हिसाब से अगर मामलतदार ने खुद ड्रॉ किया हुआ है प्लेंट को, तो उसे मामलतदार शैल रिक्वायर द प्लेंटिफ टू सब्सक्राइब एंड वेरीफाई। वो पर्सन को वो दिया जाएगा कि भाई देखो तुमने जो कहा हुआ है मैंने उसी हिसाब से प्लेंट बनाई है, ओपन कोर्ट में उसे पढ़ा जाएगा और वो खुद उसे वेरीफाई करेगा ये प्लेंटिफ, ठीक है। और नीचे ओथ भी देगा, IABXYZ प्लेंटिफ, ठीक है, द प्लेंटिफ इज ट्रू, ऐसे वो ओथ देगा ओपन कोर्ट में। और उसके बाद सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली मामलतदार उसे अपना एंडोर्समेंट देंगे, यानी अपना साइन और अपना स्टैम्प लगाएंगे और उसे फाइनल करेंगे। और अगर प्लेंटिफ नहीं लिख पाता है तो मामलतदार खुद उसे लिखेंगे, ठीक है, वेरीफाई करेंगे अपना मार्क, ही शैल एफेक्स हिज मार्क, ऑथेंटिसिटी देंगे वेरिफिकेशन करके इन एन ओपन कोर्ट। नाउ सेक्शन 12 के अकॉर्डिंगली रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेंट क्या क्या तरीके से रिजेक्ट हो सकती है। वेर द प्लेंटिफ डिक्लाइंस द ओथ देने से मना कर दिया, ठीक है, या ओथ तो दे रहा है बट जो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली जो रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स है वो नहीं दे पा रहा, बट फेल्स टू फर्निश द पर्टिकुलर स्पेसिफाइड, खुद नेम नहीं दिए, प्लेंट में नहीं लिखे, मामलतदार ने उससे पूछे तो उसमें ऐड करने के लिए उसे पता नहीं है, ठीक है, ये सारे रीज़न से भी प्लेंट जो है रिजेक्ट हो सकता है। और वेर इट अपीयर्स अपॉन द फेस ऑफ द प्लेंट दैट द प्रॉपर्टी और यूज क्लेम इज नॉट वन ऑफ द काइंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली जो मुद्दे मामलतदार के पास हम ले जा सकते हैं वो उस तरह के नहीं है, ठीक है। द कॉज ऑफ एक्शन अरोज मोर देन 6 months, 6 months के आगे अगर कॉज ऑफ एक्शन होता है तो वेर द प्लेंटिफ डिक्लाइंस टू सब्सक्राइब एंड वेरीफाई प्लेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10 and 11। ओपन कोर्ट में जब मामलतदार उसे पढ़ के दिखाता है कि आप जो भी ये इसमें लिखा हुआ है वो सही है, या तो वो वहाँ पर कोई वेरिफिकेशन नहीं देता है, डिक्लाइन कर देता है। तो ये सारे रीज़न है जो प्लेंट जो है रिजेक्ट हो सकती है। देन सेक्शन 13 रिटर्न ऑफ प्लेंट, प्लेंट के क्या रीजन है रिटर्न होने के, कि मामलतदार के जुरिस्डिक्शन में अगर वो नहीं फॉल करता है तो मामलतदार उसे रिटर्न कर देगा और कहेगा कि प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करो, या इस तरह से उसे गाइड करेगा। अभी समझो प्लेंट एडमिट कर ली गई है तो सेक्शन 14 के अकॉर्डिंगली प्रोसीजर क्या रहेगी। प्रोसीजर वेयर प्लेंट एडमिसिबल, वेयर द प्लेंट इज एडमिसिबल द मामलतदार शैल रिसीव द एंड फाइल इट, ही शैल फिक्स अ कन्वीनियंट डे एंड प्लेस फॉर द ट्रायल, अभी ट्रायल शुरू होगा, ठीक है, एंड शैल इशू द नोटिस, नोटिस इशू की जाएगी टू द डिफेंडेंट। और प्लेंटिफ को कहा जाएगा कि उसको अपने डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस और विटनेस के साथ प्रेजेंट होना है उस डे पर। अब डेट कौन सी रहेगी, उसके लिए टाइम क्या दिया हुआ है, तो प्लेंट जब एडमिट किया जाएगा तो उसके बाद जो नोटिस निकलेगी, ये नोटिस जो है जिस दिन नोटिस इशू की जाएगी तो उस दिन से शैल नॉट बी अर्लियर देन 10 days एंड शॉल नॉट बी लेटर देन 15 days। मामलतदार की तरफ से जब नोटिस इशू किया जाएगा तो उसके बाद 10 दिन और ना ही 15 दिन से ज़्यादा, ठीक है। और अगर टाइम फ्रेम अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो वैसे सफिशिएंट रीज़न मामलतदार ने रिकॉर्ड करने हैं राइटिंग में। प्लेस टू बी फिक्स फॉर द ट्रायल, तो मामलतदार का ऑफिस जो है, ठीक है, या फिर जहाँ पर डिस्प्यूट हुआ है वो सीन, या फिर एनी अदर स्पॉट जो पार्टीज़ के लिए कन्वीनियंट रहेगा, मामलतदार डिसाइड करेंगे प्लेस। अब वेर ईदर पार्टी रिक्वायर्स एनी विटनेस, अगर डिफेंडेंट या प्लेंटिफ दोनों के कोई विटनेस है जो उनके खुद के थ्रू नहीं आ रहे, तो मामलतदार के थ्रू उसको समन इशू कराकर उसे प्रेजेंट करने के लिए बुला सकते हैं।
इशू देने के बाद भी अगर वो विटनेस नहीं आता है और उसकी वैसी ज़रूरत है केस के लिए, ऐसा मामलतदार को लग रहा है, ठीक है, और वो कोई रीज़न भी नहीं देता है एक्सक्यूज़ कि वो क्यों नहीं आना चाहता या क्यों नहीं आया, इफ़ यू फेल्स टू अपीयर, तो मामलतदार में इशू वारंट ऑफ अरेस्ट एज वेल उस विटनेस के अगेंस्ट में कि उसको पकड़ के लेके आओ कोर्ट में। अब विटनेस को जो समन भेजना या अटेंडेंस कराना है तो उसका खर्चा भी तो लगेगा, तो पेमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर अटेंडेंस ऑफ विटनेस ये अकॉर्डिंग टू सिविल कोड मैनेज किया जाएगा, यानी जो भी भाड़ा वगैरह रहेगा वो उस पार्टी को देना होगा जो विटनेस चाहती है कोर्ट में, ठीक है, या एनी अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो सीपीसी के अकॉर्डिंगली दिया गया है। सेक्शन 16 हम लोग देखेंगे, वेयर प्लेंटिफ मेक्स डिफॉल्ट, ठीक है, प्लेंटिफ डिफॉल्ट है या फिर डिफेंडेंट अपीयर ही नहीं होता है तो एक्स पार्टी के केस में क्या होगा, तो उसके रिगार्डिंग सेक्शन 16 बात करता है। सो वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू अटेंड और प्रोड्यूस हिज डॉक्यूमेंट और टू अडॉप्ट मेजर्स टू प्रोड्यूस द अटेंडेंस ऑफ हिज विटनेस, या उतने वो कोशिश नहीं करता है अपने विटनेसेस को ले आने की कोर्ट में जब डे फिक्स किया गया है ट्रायल के लिए, तो मामलतदार जो है प्लेंट को रिजेक्ट कर देंगे विथ कॉस्ट, ठीक है, अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स द क्लेम। अगर उसमें अगर डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया है क्लेम तो फिर ये इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की या विटनेस अटेंडेंस करने की या प्लेंटिफ खुद आने की। इफ़ ही एडमिट्स द क्लेम देन वेल एंड गुड, बट वो एडमिट नहीं करता है और फिर प्लेंटिफ अपने तरफ से कोई कोशिश ही नहीं करता है एक ट्रायल चलाने की, तो यहाँ पर जो है केस को प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वेयर डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, केस टू बी हर्ड एक्स पार्टी। वेयर डिफेंडेंट अटेंड्स बट डिफेंडेंट फेल्स टू अटेंड, और मामलतदार सेटिस्फाइड है सारे एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट के बाद, ठीक है, नोटिस भी ड्यूली सर्व्ड हो चुका है, डिफेंडेंट को सफिशिएंट टाइम भी दे दिया है टू आंसर एंड अपीयर, बट डिफेंडेंट आता ही नहीं है, तो यहाँ पर जो मामलतदार है वो एक्स पार्टी ऑर्डर निकालेंगे डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। बट द केस में बी रीहर्ड ऑन द सफिशिएंट कॉज बिंग शोन। अगर प्लेंटिफ डिफॉल्ट होता है, हमने देखा ए पॉइंट में जो दिया हुआ है, वेयर प्लेंटिफ इज इन डिफॉल्ट या फिर डिफेंडेंट के अगेंस्ट में एक्स पार्टी चला गया मैटर, ठीक है, तो दोनों केस में वो रीहर्ड किया जा सकता है अगर सफिशिएंट कॉज अगर वो प्रोड्यूस करते हैं कि ये सो एंड सो रीज़न से मैं डॉक्यूमेंट या विटनेस या मैं खुद नहीं आ पाया केस के ड्यूरिंग। सो provided firstly that if either party satisfied the मामलतदार at any time within 30 days from the date of rejection of plaint या ex party decision, within 30 days plaint reject करने के या ex party decision के either party जो है अप्रोच कर सकती है मामलतदार को, बस दूसरे पार्टी को भी ये या कोई भी पार्टी ये दिखाती है कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, मैं अटेंड नहीं कर पाया या मैं डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाया या मैं विटनेस नहीं प्रोड्यूस कर पाया, एंड इफ द मामलतदार इज सेटिस्फाइड देन ही विल री इशू द नोटिस, ठीक है, सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजकर फिर से ट्रायल शुरू करवा सकते हैं, ठीक है, अपोजिट पार्टी को नोटिस देकर री हियर द केस। सेक्शन 7 कहता है व्हेन प्रोसीडिंग्स में बी एडजॉर्न, ठीक है, कब ब्रेक दिया जा सकता है प्रोसीडिंग्स में और अगली तारीख सुनाई जा सकती है, ठीक है। सो इफ़ द मामलतदार इज़ नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द एविडेंस, कोई अगर एविडेंस प्रोड्यूस करना है और मामलतदार सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, या फिर नोटिस भेजा गया है डिफेंडेंट को और डिफेंडेंट कह रहा है कि मुझे सफिशिएंट टाइम नहीं है खुद को अपीयर होने के लिए, ठीक है, तो ऐसे रीज़न से ही शैल एडजॉर्न द ट्रायल ऑफ द केस एंड इशू द फ्रेश नोटिस टू द डिफेंडेंट। या जिस दिन पर कोई विटनेस को समन इशू किया गया था प्रेजेंट होने के लिए, ठीक है, या अरेस्ट वारंट इशू किया गया था फिर उसको पकड़ के वहाँ ले आने के लिए, बट ही फेल्स टू अपीयर, ओके, उस दिन पर विटनेस अगर नहीं आ पाते तो हियरिंग जो है एडजॉर्न की जा सकती है टिल द अटेंडेंस एज सच द विटनेस कैन बी एनफोर्स, उसको पकड़ के ले आने के लिए जब तक टाइम रिक्वायर्ड रहेगा उस टाइम तक जो है कार्रवाई जो ट्रायल है उसे एडजॉर्न किया जा सकता है। और जब भी ट्रायल को या जिस दिन पर भी ट्रायल चल रहा है उस दिन में अगर एडजॉर्न कर दिया गया मामला तो उस दिन पर एनी अदर सफिशिएंट रीज़न अगर कोई है इसके अलावा तो वो रिकॉर्ड करेंगे वैसे राइटिंग में कि आज ये रीज़न से हम ये मैटर एडजॉर्न करते हैं और अगली तारीख दी जाएगी नॉट ऑर्डिनरीली एक्सीडिंग 10 days, ठीक है, कोशिश की जाएगी कि 10 दिन के अंडर की तारीख दी जाए और अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आते तो ही एक्सेप्शनल अगर होते हैं तो ही 10 दिन के आगे तारीख मिलेगी। सेक्शन 18 पार्टीज़ के बारे में डील करता है, ठीक है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस। तो पहला है कि माइनर में बी अ पार्टी, ठीक है, क्या माइनर पार्टी हो सकता है, तो यस माइनर में स्यू और बी स्यूड
ठीक है। जो भी उसके ही विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेचुरल और ड्यूली अपॉइंटेड गार्डियन, उसके अगेंस्ट पे भी केस फाइल किया जा सकता है या वो खुद भी केस फाइल कर सकता है। डिफेंडेंट या प्लेंटिफ, ये कोई भी डिफेंडेंट ऐड करना है या प्लेंटिफ ऐड करना है तो यस, द मामलतदार हैज़ अ पावर टू ऐड द पार्टीज एट एनी स्टेज। ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम अगर नेसेसरी अगर लगता है कि इस ये भी प्लेंटिफ में ऐड कर दिया जाए या ये भी डिफेंडेंट में ऐड कर दिया जा सकता है तो उसका नाम वैसे ऐड किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एडेड एज अ प्लेंटिफ विदाउट हिज कंसेंट, मामलतदार के कंसेंट के बाद ही। ओके। और प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन एडेड, जब भी कोई पार्टी ऐड की जाएगी तो वो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली या उसके पर्पस के हिसाब से ही ऐड होनी चाहिए। ओके। और हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे वो पर्सन ऐड करने के बाद कि उस पर्सन के लिए जो ट्रायल की शुरुआत है, ट्रायल जो शुरू हुआ है वो फर्स्ट से यानी पहले से ही शुरू हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पर्सन बीच में ऐड होता है तो वो हाफ से ही सारी प्रोसीडिंग चलेगी। वो पर्सन जिस दिन से ऐड हुआ तो उसके लिए वो फर्स्ट डे होगा प्रोसीडिंग का, वहाँ से हम लोग नई शुरुआत करेंगे। द सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ डे व्हेन हिज नेम वॉज सो एडेड। ठीक है, जो भी नया पर्सन ऐड हुआ है तो उसके लिए उसी दिन से नई शुरुआत उस ट्रायल की होगी। प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टी, अगर किसी पार्टी की डेथ होती है तो इफ़ एप्लीकेशन इज मेड विद इन 1 मंथ, ठीक है, तो मामलतदार शैल डिटरमाइन समरीली द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है या नहीं एप्लीकेशन के बाद वो डिटरमाइन करेंगे और हिसाब से उसको रिकॉर्ड में एंटर किया जाएगा। और अगर कोई एप्लीकेशन उस तरह से नहीं आता है और पार्टीज की डेथ हो जाती तो सूट शैल बी अबेटेड। और जब भी कोई नए पर्सन इसमें ऐड होंगे तो उन्हें उस हिसाब से फ्रेशली नोटिस इशू किए जाएंगे और उनको भी ट्रायल पर बुलाया जाएगा उसी तरह से जैसे नॉर्मली हमने पहले देखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर 2 में हमने सेक्शन 7 से लेकर 18 तक देखा है। इसके बाद वाले चैप्टर 3 में हम लोग सेक्शन 19 to 27 देखेंगे और फिर ये हमारा मामलतदार कोर्ट एक्ट्स ख़त्म हो जाएगा। आपको मामलतदार कोर्ट एक्ट्स के बारे में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, और आपको अगर ये यूज़फुल हुआ है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड सी यू इन द चैप्टर 3।